निश्चित रूप से। प्रस्तुत है शहंशाह अकबर और उनके सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल के अटूट रिश्ते, न्यायप्रियता और अद्भुत बुद्धिमत्ता पर आधारित एक विस्तृत दास्तां, लगभग शब्दों में। अकबर बीरबल की दास्तां, न्याय का आईना। अध्याय 1। बीज। हिंदुस्तान की जमीन पर मुगलिया सल्तनत का परचम अपनी पूरी शान से लहरा रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम हिंदुकुश की बर्फीली चोटियों से लेकर बंगाल की खाड़ी की नम हवाओं तक गूंजता था। आगरा का किला, जो इस विशाल साम्राज्य का हृदय था, शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का एक अनूठा संगम बन चुका था। यहाँ की सुबहें अजान की पाक आवाज और मंदिरों की घंटियों की पवित्र ध्वनि के साथ होती थीं, जो स्वयं अकबर की सुलह-ए-कुल, सबके लिए शांति की नीति का जीवंत प्रमाण थीं। लेकिन एक विशाल साम्राज्य की शांति अक्सर सतह पर ही होती है। सतह के नीचे महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और असंतोष की धाराएं हमेशा बहती रहती हैं। उस दिन दीवान-ए-आम में भी यही खामोश तनाव महसूस किया जा सकता था। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी गहरी आंखें दरबारियों के चेहरों को पढ़ रही थीं। उनके ठीक पास उनके नवरत्नों में सबसे प्रखर, उनके मित्र और विश्वासपात्र राजा बीरबल बैठे थे। बीरबल की उपस्थिति अकबर के लिए एक मानसिक कवच की तरह थी। वह जानते थे कि जब तक बीरबल उनके साथ हैं, कोई भी बौद्धिक या प्रशासनिक चुनौती उन्हें पराजित नहीं कर सकती। परंतु यही निकटता कई शक्तिशाली अमीरों और सेनापतियों की आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। उनमें सबसे प्रमुख थे दो व्यक्ति। पहला, शहंशाह का रिश्तेदार और एक अत्यंत महत्वाकांक्षी सेनापति, आदम खान। आदम खान एक बहादुर योद्धा था, लेकिन उसका दिल घमंड और सत्ता की भूख से भरा हुआ था। उसे लगता था कि शहंशाह के सबसे करीबी होने का हक उसका है, न कि एक भाट का जो अपनी चतुराई भरी बातों से शहंशाह का दिल बहलाता है। दूसरा व्यक्ति था दरबार का एक प्रभावशाली और रूढ़िवादी मौलवी, मुल्ला कादिर। मुल्ला कादिर अकबर की उदार धार्मिक नीतियों, उनके दीन-ए-इलाही के प्रयोग और विभिन्न धर्मों के विद्वानों को दिए जाने वाले सम्मान से अंदर ही अंदर जलता था। उसे लगता था कि अकबर इस्लाम के रास्ते से भटक रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण बीरबल है, जो एक हिंदू होकर भी शहंशाह पर इतना प्रभाव रखता है। ये दोनों अपनी अलग अलग वजहों से बीरबल को रास्ते से हटाने का अवसर खोज रहे थे। वे जानते थे कि बीरबल पर भ्रष्टाचार या देशद्रोह का आरोप लगाना असंभव है। उसकी ईमानदारी और वफादारी पर स्वयं शहंशाह को भी कोई शक नहीं था। इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो बीरबल की शक्ति के मूल पर ही प्रहार करे, उसकी अद्वितीय बुद्धि और समस्या समाधान की क्षमता। वे एक ऐसी पहेली, एक ऐसा चक्रव्यूह रचना चाहते थे, जिसमें फंसकर बीरबल की ख्याति धूल में मिल जाए और शहंशाह की नजरों में वह एक साधारण, तुच्छ व्यक्ति बनकर रह जाए। और जल्द ही उन्हें अपना अवसर मिल गया। एक ऐसा अवसर जो एक साधारण व्यापारी की फरियाद के रूप में आया, लेकिन जिसके पीछे एक गहरी और खतरनाक साजिश छिपी हुई थी। यह साजिश न केवल बीरबल की परीक्षा लेने वाली थी, बल्कि शहंशाह अकबर के न्याय और विश्वास की नींव को भी हिलाने वाली थी। अध्याय 2। पहला वार। एक सुबह दीवान-ए-आम की कार्यवाही के बीच आगरा का एक प्रसिद्ध और धनी जौहरी, सेठ माणिकचंद, रोता बिलखता हुआ दरबार में हाजिर हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खौफ का साया था। न्याय, आलमपनाह। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, वह जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगा। अकबर ने उसे शांत कराया। धैर्य रखो सेठ, और हमें विस्तार से बताओ कि क्या हुआ। सेठ माणिकचंद ने अपनी कांपती हुई आवाज में जो कहानी सुनाई, वह अविश्वसनीय थी। जहांपनाह, उसने कहना शुरू किया, आप जानते हैं कि मेरा कारोबार हीरों और जवाहरात का है। कल रात मेरे गोदाम में
जहां मैंने अपनी सबसे कीमती तिजोरी रखी थी, एक भयानक घटना घटी। उस तिजोरी में नूर-ए-दक्कन नाम का एक हीरा रखा था, जो इतना दुर्लभ और कीमती है कि पूरी सल्तनत में उसका कोई सानी नहीं। आज सुबह जब मैं गोदाम पहुंचा, तो मेरे होश उड़ गए। क्या तिजोरी टूटी हुई थी? अकबर ने पूछा। नहीं आलमपना, यही तो रहस्य है, सेठ ने कहा। तिजोरी पूरी तरह से बंद थी, उस पर लगी शाही मुहर भी वैसी की वैसी थी। गोदाम का ताला भी नहीं टूटा था। दीवारों या छत में कोई सुराख नहीं था। लेकिन जब मैंने अपने दो चौकीदारों के सामने तिजोरी खोली, तो अंदर से नूर-ए-दक्कन गायब था। पूरे दरबार में कानाफूसी का शोर मच गया। यह कैसे संभव था? बिना ताला तोड़े, बिना मुहर हटाए, एक बंद तिजोरी से हीरा कैसे गायब हो सकता है? अकबर ने अपने कोतवाल को बुलाया। क्या तुमने जांच की? कोतवाल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपना। हमने पूरा गोदाम छान मारा। चोर के आने जाने का कोई निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे चोर हवा में आया और हवा में ही गायब हो गया। दोनों चौकीदार कसम खाते हैं कि रात में कोई भी गोदाम के अंदर नहीं गया। अब आदम खान को अपना मौका मिला। वह अपनी जगह से उठा और बोला, आलमपनाह, यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। यह जरूर किसी जिन्न या भूत प्रेत की हरकत है। सेठ माणिकचंद ने जरूर किसी रूहानी ताकत को नाराज किया होगा। मुल्ला कादिर ने तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। आदम खान सही कहते हैं। यह अल्लाह की नाराजगी का संकेत हो सकता है। हमें दुआ और तावीज का सहारा लेना चाहिए। इंसानी कानून और बुद्धि यहां काम नहीं आएगी। उनकी योजना काम कर रही थी। उन्होंने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी थी जो तर्क और बुद्धि के दायरे से बाहर लगती थी। वे दिखाना चाहते थे कि बीरबल की दुनियावी चतुराई ऐसी अलौकिक समस्याओं के सामने बेकार है। अकबर का माथा ठनका। वह अंधविश्वासी नहीं थे, लेकिन मामला वाकई पेचीदा था। उनकी नजरें स्वतः ही बीरबल की ओर मुड़ गईं। बीरबल, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या सच में चोर कोई जिन्न था? अकबर के स्वर में चुनौती का हल्का सा पुट था। पूरे दरबार की निगाहें अब बीरबल पर थीं। आदम खान और मुल्ला कादिर विजी मुस्कान के साथ देख रहे थे, यह सोचकर कि अब बीरबल क्या जवाब देगा। बीरबल अपनी जगह से उठे, उन्होंने शहंशाह को अदब से सलाम किया और फिर सेठ माणिकचंद की ओर मुड़े। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी विश्लेषणात्मक शांति थी। सेठ जी, उन्होंने शांत स्वर में पूछा, मैं आपसे केवल 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछिए राजा साहब, सेठ ने उम्मीद से कहा। बीरबल ने अपना पहला प्रश्न पूछा, आपकी तिजोरी किस धातु की बनी है? सेठ ने उत्तर दिया, फौलाद की राजा साहब। बहुत मोटी और भारी। बीरबल ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या उस तिजोरी में हवा जाने के लिए कोई छोटा सा भी सुराख है? सेठ ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वह पूरी तरह से वायुरोधी है। अब बीरबल ने अपना अंतिम और सबसे अजीब प्रश्न पूछा। सेठ जी, जब आपने तिजोरी खोली तो क्या अंदर से कोई अजीब गंध आई? यह प्रश्न सुनकर दरबारी हंसने लगे। हीरे की चोरी का गंध से क्या लेना देना? आदम खान ने व्यंग्य से कहा, वाह क्या तहकीकात है। अब चोर को उसकी गंध से पकड़ा जाएगा। लेकिन सेठ माणिकचंद सोच में पड़ गया। हाँ राजा साहब, अब याद आया। जब तिजोरी खुली तो अंदर से भुने हुए चने जैसी हल्की सी गंध आई थी। पर मैंने सोचा, यह मेरा वहम होगा। यह सुनते ही बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे पहेली का एक सिरा उनके हाथ लग गया हो।
वह शहंशाह की ओर मुड़े और बोले, आलमपनाह, चोर कोई जिन्न या भूत नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक इंसान है, और वह इंसान हम सबके बीच आगरा में ही मौजूद है। मुझे इस चोर को बेनकाब करने के लिए 7 दिन का समय और पूरी स्वतंत्रता चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। आदम खान और मुल्ला कादिर हैरान थे कि बीरबल को भुने चने की गंध में ऐसा क्या सुराग मिल गया, लेकिन वे मन ही मन खुश भी थे। उन्होंने सोचा, बीरबल ने 7 दिन का समय लेकर खुद को फंसा लिया है। जब वह 7 दिन में कुछ नहीं कर पाएगा तो उसका अपमान निश्चित है। अध्याय 3 उलझती पहेली। बीरबल की जांच शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने कोई पारंपरिक तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने कोतवाल की तरह संदिग्धों से पूछताछ नहीं की, न ही उन्होंने सिपाहियों को शहर में गश्त के लिए भेजा। उनका तरीका कहीं ज्यादा सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक था। पहले दिन उन्होंने आगरा के सभी प्रसिद्ध हकीमों और वैद्यों को अपने महल में बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा लेप या रसायन है जिसे फौलाद पर लगाने से वह कुछ समय के लिए नरम हो जाए। सभी हकीमों ने एक स्वर में कहा कि ऐसा संभव नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने सल्तनत के सबसे कुशल ताला बनाने वालों और तोड़ने वालों को बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मुहर को तोड़े बिना तिजोरी का ताला खोला जा सके। उन्होंने भी इसे असंभव बताया। यह सब देखकर आदम खान और मुल्ला कादिर की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दरबार में हर दिन यह अफवाह फैलाते कि बीरबल अंधेरे में तीर चला रहा है और सल्तनत का समय और संसाधन बर्बाद कर रहा है। शहंशाह अकबर भी थोड़े चिंतित होने लगे थे। उन्हें बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस बार मामला वाकई अजीब था। वह अक्सर बीरबल को बुलाकर पूछना चाहते थे कि जांच कहाँ तक पहुंची, लेकिन अपने वादे के मुताबिक वह चुप रहे। चौथे दिन बीरबल ने एक बहुत ही अजीब काम किया। उन्होंने भेष बदला, एक साधारण देहाती का वेश बनाया और आगरा के उन इलाकों में घूमने लगे जहां बाजीगर, मदारी, नट और करतब दिखाने वाले रहते थे। वह घंटों उनके करतब देखते, उनके साथ बैठते, उनकी बातें सुनते। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक कीमती हीरे की चोरी का इन गरीब कलाकारों से क्या संबंध हो सकता है। उधर सेठ माणिकचंद का धैर्य जवाब दे रहा था। वह हर दिन दरबार में आकर रोता और पूछता कि उसका हीरा कब मिलेगा। छठे दिन की शाम को जब बीरबल अपनी जांच से लौट रहे थे, शहंशाह अकबर ने उन्हें अपने निजी कक्ष दीवाने खास में बुलवा लिया। बीरबल अकबर के स्वर में चिंता और थोड़ी अधीरता थी। कल 7वां और आखिरी दिन है। पूरा दरबार तुम्हारी ओर देख रहा है। मेरे विश्वास की लाज रखना। क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, सुराग ही नहीं, मुझे चोर भी मिल गया है। अकबर हैरान रह गए। कौन है वो? और तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर को पकड़ना आसान है, लेकिन मैं उस साजिश को बेनकाब करना चाहता हूं जो इस चोरी के पीछे है। मैं सिर्फ चोर को नहीं, बल्कि चोर के दिमाग को दरबार के सामने लाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे कल दरबार में एक छोटा सा नाटक करना होगा, और उस नाटक के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बीरबल ने अपनी पूरी योजना अकबर को समझाई। योजना सुनकर अकबर की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से फैल गईं। यह योजना इतनी सरल, इतनी चतुर और इतनी साहसिक थी कि केवल बीरबल ही ऐसा सोच सकते थे। ठीक है, बीरबल, अकबर ने कहा, उनके चेहरे पर अब आत्मविश्वास लौट आया था। कल दरबार में वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। हम भी देखेंगे कि यह जिन्न कैसे पकड़ा जाता है। अध्याय 4 तहकीकात।
अब हम उस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं कि बीरबल ने अपनी जांच के दौरान क्या खोजा था। बीरबल का दिमाग एक अलग ही दिशा में काम कर रहा था। जब सब लोग चोरी कैसे हुई पर अटके थे, बीरबल सोच रहे थे कि चोरी क्यों हुई और चोरी का यह तरीका क्यों अपनाया गया। भुने चने की गंध, यह बीरबल के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुराग था। उन्होंने सोचा, एक वायुरोधी तिजोरी में भुने चने की गंध कहाँ से आ सकती है। इसका एक ही मतलब था, चोर अपने साथ कोई ऐसा जीव लेकर आया था जो भुना हुआ चना खाता है। और वह जीव इतना छोटा होना चाहिए कि किसी बहुत ही छोटे रास्ते से तिजोरी के अंदर जा सके। दिमाग में तुरंत एक ही जीव का नाम आया, एक चूहा। चूहे का इस्तेमाल। अब सवाल था कि एक चूहा हीरा कैसे चुरा सकता है। वह उसे उठाकर तो ला नहीं सकता। बीरबल ने अनुमान लगाया कि चोर ने एक प्रशिक्षित चूहे का इस्तेमाल किया होगा। उसने चूहे के गले में एक लंबा, मजबूत धागा बांधा होगा। तिजोरी में जरूर कोई बहुत छोटा, लगभग अदृश्य सुराख होगा, जिसे सिर्फ चोर ही जानता था। उसने उस सुराख से चूहे को अंदर भेजा होगा। चोरी का तरीका, अंदर जाकर चूहे ने क्या किया होगा। बीरबल ने सोचा, चोर ने चूहे को इस तरह प्रशिक्षित किया होगा कि वह अंदर रखे हीरे पर चढ़ जाए। जब चूहा हीरे के ऊपर बैठ गया होगा, तो चोर ने बाहर से धागे को धीरे धीरे खींचा होगा। धागे के खिंचाव से हीरा अपनी जगह से लुढ़क गया होगा और तिजोरी में बने किसी गुप्त निकास या खांचे में गिर गया होगा, जहां से चोर ने उसे बाद में निकाल लिया। यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और चतुर योजना थी। चोर कौन? अब सबसे बड़ा सवाल था, ऐसा कौन कर सकता है? कौन इतना धैर्यवान और कुशल है कि एक चूहे को ऐसा करतब सिखा सके। बीरबल का दिमाग तुरंत उन बाजीगरों और नटों की ओर गया जो जानवरों को प्रशिक्षित करने में माहिर होते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना समय उन बस्तियों में बिताया था। असली अपराधी तक पहुंचना। कई दिनों की छानबीन के बाद उन्हें एक ऐसे नट के बारे में पता चला जिसका नाम कमाल था। कमाल अपनी चपलता और जानवरों को साधने की कला के लिए मशहूर था। लेकिन कुछ महीने पहले सेठ मानिकचंद ने उसे किसी बात पर अपमानित किया था और उसे अपनी हवेली से निकाल दिया था। कमाल ने उसी दिन बदला लेने की कसम खाई थी। बीरबल को अपना चोर मिल गया था। बड़ी साजिश, लेकिन बीरबल जानते थे कि कमाल जैसा एक साधारण नट अकेले इतनी बड़ी चोरी की योजना नहीं बना सकता। उसे जरूर किसी बड़े आदमी का संरक्षण प्राप्त होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे संसाधन मुहैया कराए और पकड़े जाने पर बचाने का वादा करे। और इस चोरी को जिन्न की हरकत बताकर प्रचारित करने का मकसद भी साफ था, जांच को भटकाना और बीरबल को अपमानित करना। बीरबल समझ गए थे कि इसके पीछे आदम खान और मुल्ला कादिर का हाथ है। कमाल तो बस एक मोहरा था। अब बीरबल के पास सारी जानकारी थी, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। कमाल अपने जुर्म को कबूल नहीं करेगा और आदम खान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति पर बिना सबूत के आरोप लगाना खुद को मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। इसीलिए उन्होंने दरबार में उस नाटक की योजना बनाई, एक ऐसा नाटक जो चोर को खुद अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर दे और साजिशकर्ताओं को बेनकाब कर दे। अध्याय 5 जाल। 7वें दिन दीवानयाम खचाखच भरा हुआ था। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। आदम खान और मुल्ला कादिर सबसे आगे बैठे थे, उनके चेहरों पर व्यंग्य की मुस्कान थी। बीरबल दरबार में आए और घोषणा की, आलमपनाह, जैसा कि मैंने कहा था, चोर कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है। लेकिन मैंने उस जिन्न को पकड़ने का एक तरीका खोज निकाला है। यह सुनकर आदम खान जोर से हंसा। और वह तरीका क्या है, राजा साहब? बीरबल ने कहा, मैंने एक विशेष न्याय की छड़ी तैयार की है।
यह एक जादुई छड़ी है। इसकी खासियत यह है कि जब यह किसी चोर के हाथ में जाती है तो यह अपने आप 1 अंगुल बढ़ जाती है। उन्होंने दरबारियों को लकड़ी की दर्जनों एक समान छड़ियां दिखाईं, जो बिल्कुल एक ही आकार की थीं। आज रात बीरबल ने घोषणा की, सेठ माणिकचंद के गोदाम से जुड़े सभी संदिग्धों को एक एक छड़ी दी जाएगी। उन्हें रात भर छड़ी को अपने पास रखना होगा। कल सुबह हम सबकी छड़ियां नापेंगे। जिसकी छड़ी 1 अंगुल लंबी हो जाएगी वही चोर होगा। जिन्न का जादू इस छड़ी से बच नहीं सकता। मुल्ला कादिर ने कहा, यह सब ढोंग है। इस्लाम में ऐसे जादू टोने की कोई जगह नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला साहब, इसे जादू कहिए या अल्लाह की करामात, पर कल सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चोर पकड़ा जाएगा। शहंशाह अकबर ने इस योजना को मंजूरी दे दी। बीरबल की सूची के अनुसार सेठ माणिकचंद, उसके दोनों चौकीदार और कुछ अन्य नौकरों के साथ साथ उस नट कमाल को भी दरबार में बुलाया गया, जिसे बीरबल ने एक साधारण करतब दिखाने के बहाने बुलवाया था। सबको एक एक छड़ी दी गई और उन्हें अलग अलग कमरों में रात गुजारने का आदेश दिया गया। अब बीरबल का मनोवैज्ञानिक जाल बिछ चुका था। वह जानते थे कि जो निर्दोष हैं वे आराम से सो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने चोरी नहीं की है और छड़ी नहीं बढ़ेगी। लेकिन असली चोर कमाल, जो जानता था कि उसने चोरी की है, वह डर जाएगा। वह सोचेगा कि छड़ी वाकई जादुई है और सुबह तक उसकी छड़ी 1 अंगुल बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इस डर से बचने के लिए वह क्या करेगा? वह सोचेगा, अगर मुझे पता है कि मेरी छड़ी सुबह 1 अंगुल लंबी हो जाएगी तो क्यों न मैं इसे रात में ही 1 अंगुल काट दूं? इस तरह सुबह जब यह 1 अंगुल बढ़ेगी तो यह वापस बाकी सब छड़ियों के बराबर हो जाएगी और मैं बच जाऊंगा। यही वह गलती थी जिसका बीरबल को इंतजार था। उन्होंने ही कहा था कि इस चोरी को जिन्न की हरकत बताकर मशहूर कर दो ताकि राजा बीरबल की अक्ल पर पर्दा पड़ जाए। यह सुनते ही पूरे दरबार में भूचाल आ गया। आदम खान और मुल्ला कादिर के चेहरे का रंग उड़ गया। वे अपनी जगह से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। साजिश पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। बीरबल ने न केवल एक असंभव चोरी को सुलझाया था, बल्कि सल्तनत के 2 सबसे बड़े दुश्मनों को भी न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया था। अध्याय 7, न्याय और चिंतन। शहंशाह अकबर का चेहरा क्रोध और दुख से लाल था। क्रोध उन गद्दारों पर जिन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था, और दुख इस बात का कि उनके अपने ही दरबार में ऐसे लोग मौजूद थे। उन्होंने एक शहंशाह की गरिमा के साथ अपना फैसला सुनाया। आदम खान और मुल्ला कादिर, तुमने न केवल चोरी और साजिश का गुनाह किया है, बल्कि तुमने सल्तनत के न्याय का मजाक उड़ाया है। तुमने मेरे दोस्त और एक निर्दोष व्यक्ति को अपमानित करने की कोशिश की है। तुम्हारी सजा ऐसी होगी जो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बने। उन्हें उनकी जागीरों से बेदखल कर दिया गया, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें उम्रकैद के लिए ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। कमाल और सेठ माणिकचंद को भी उनके अपराधों के लिए यथोचित दंड मिला। नूरदक्कन हीरा बरामद कर लिया गया और शाही खजाने में जमा कर दिया गया। उस शाम जब सूरज यमुना के पानी में अपना सोना घोल रहा था, अकबर और बीरबल किले के झरोखे में अकेले खड़े थे। बीरबल अकबर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आज तुमने सिर्फ एक हीरा नहीं बचाया, तुमने मेरे विश्वास को बचाया है। तुमने न्याय के आईने पर पड़ी धूल को साफ कर दिया है। वह एक पल रुके और फिर पूछा, लेकिन एक बात बताओ बीरबल, अगर कमाल अपनी छड़ी नहीं काटता तो तुम क्या करते? तुम्हारी योजना तो विफल हो जाती। बीरबल मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही चिरपरिचित चमक थी।
आलम्पना योजना के विफल होने की स्थिति में मेरे पास हमेशा एक योजना भी तैयार रहती है। क्या थी योजना भी? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, अगर कोई भी अपनी छड़ी नहीं काटता तो मैं दरबार में घोषणा करता कि न्याय की छड़ी ने चोर को पहचान लिया है, लेकिन वह उसका नाम नहीं बता रही बल्कि उसकी गंध को अपने अंदर समा चुकी है। फिर मैं एक प्रशिक्षित कुत्ते को लाता जो कमाल की गंध को पहचानता था और छड़ियों को सूंघकर सीधे कमाल के पास पहुंच जाता। यह सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी किले की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अद्भुत बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो, उन्होंने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यह दास्तां सिर्फ एक चोरी और उसकी जांच की नहीं थी। यह दोस्ती, विश्वास और बुद्धिमत्ता की दास्तां थी। यह इस बात का प्रमाण थी कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। यह दिखाती थी कि सबसे जटिल तालों को तोड़ने के लिए हथौड़े की नहीं बल्कि बुद्धि की चाबी की जरूरत होती है। और सबसे बढ़कर यह उस अटूट रिश्ते की कहानी थी जो एक महान शहंशाह और उसके असाधारण सलाहकार के बीच था, एक ऐसा रिश्ता जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में न्याय, ज्ञान और हाजिर जवाबी का एक सुनहरा अध्याय लिखा। निश्चित रूप से प्रस्तुत है बीरबल की हाजिर जवाबी और उनकी अद्वितीय बुद्धि पर केंद्रित एक विस्तृत कहानी, लगभग शब्दों में। बीरबल की हाजिर जवाबी, शब्दों का साम्राज्य। अध्याय एक शांत झील में फेंका गया कंकड़। आगरा का किला अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार की कार्यवाही एक शांत झील की तरह आगे बढ़ रही थी। सूबेदार अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे, व्यापारी अपनी अर्जियां लगा रहे थे और फरियादियों को न्याय मिल रहा था। सब कुछ व्यवस्थित, अनुशासित और शायद थोड़ा उबाऊ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनकी उंगलियां कीमती मखमल पर धीरे धीरे थिरक रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी ऊब का भाव था। वह अपनी सल्तनत की शक्ति और समृद्धि से संतुष्ट थे, लेकिन उनकी जिज्ञासु आत्मा को चुनौती की भूख थी। तलवारों और सेनाओं की चुनौतियां अब पुरानी हो चुकी थीं। वह बुद्धि और विवेक का एक ऐसा द्वंद्व चाहते थे जो उनके मस्तिष्क को झकझोर कर रख दे, जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। उनकी नजरें अपने नवरत्नों पर घूमी और अंत में राजा बीरबल पर आकर टिक गईं। बीरबल हमेशा की तरह शांत और सजग बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह शहंशाह के मन की बात पढ़ रहे हों। तभी एक दरबान ने आकर इत्तिला दी कि सुदूर दक्षिण के राज्य तर्कपुर के नरेश राजा वचनदेव का काफिला आगरा पहुंचा है और वह शहंशाह से मिलने की इजाजत चाहते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तर्कपुर, यह नाम उन्होंने सुना था। यह कोई विशाल या शक्तिशाली राज्य नहीं था, लेकिन इसकी ख्याति दूर दूर तक थी। कहा जाता था कि तर्कपुर के लोग अपनी जिह्वा को तलवार की तरह और अपने शब्दों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे। उनके राजा वचनदेव को तो शब्दों का जादूगर माना जाता था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने तर्कों के जाल में बड़े बड़ों को उलझा सकता था। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ दरबार में पेश किया जाए। अकबर ने एक नई ऊर्जा के साथ आदेश दिया। दरबार का शांत माहौल भंग हो चुका था। एक अनजाने कंकड़ ने झील में हलचल पैदा कर दी थी। राजा वचनदेव ने दरबार में प्रवेश किया। वह मध्यम कद के, तेज आंखों वाले और आत्मविश्वास से लबरेज व्यक्ति थे। उनके वस्त्र कीमती थे, लेकिन उनकी असली दौलत उनकी आंखों में झलकती बौद्धिक श्रेष्ठता थी। औपचारिक अभिवादन के बाद वचनदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट किया। उनके शब्दों में शहद में लिपटी हुई कटुता थी। शहंशाह हिंद, आपकी कीर्ति सूर्य के प्रकाश की तरह सर्वत्र फैली है।
हमने यह भी सुना है कि आपका दरबार न केवल वीरों से बल्कि बुद्धिमानों से भी सुशोभित है, विशेषकर आपके सलाहकार राजा बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी के किस्से हमारे तर्कपुर तक पहुंचते हैं। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। वचनदेव ने आगे कहा, शहंशाह, शक्ति और समृद्धि को मापना आसान है। सेनाओं को गिना जा सकता है, खजाने को तौला जा सकता है, लेकिन बुद्धि को कैसे मापा जाए? मैं यह परखने आया हूं कि क्या आगरा की बुद्धि की ख्याति उतनी ही वास्तविक है जितनी उसकी सैन्य शक्ति की। यह एक सीधी किंतु विनम्रता के आवरण में लिपटी चुनौती थी। दरबार में बैठे मंत्री और सेनापति, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि आज बीरबल की कलई खुल जाएगी। अकबर मुस्कुराए। यह वही था जो वह चाहते थे। राजा वचनदेव, आपका स्वागत है। हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। कहिए, आप हमारी बुद्धि की परीक्षा कैसे लेना चाहेंगे? वचनदेव ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, शहंशाह, मेरे पास 3 पहेलियां हैं जिन्हें तर्कपुर की गांठ कहा जाता है। आज तक कोई उन्हें सुलझा नहीं पाया। और एक अंतिम प्रश्न होगा जो शब्दों का अंतिम चक्रव्यूह होगा। यदि आपके दरबार में कोई, विशेषकर राजा बीरबल, इन चारों का संतोषजनक उत्तर दे पाए तो मैं न केवल आपकी बौद्धिक श्रेष्ठता स्वीकार करूंगा बल्कि हमारी सल्तनत की सीमा पर स्थित विवादित दोआब-ए-ज़रीन स्वर्ण डेल्टा का क्षेत्र हमेशा के लिए मुगल सल्तनत को सौंप दूंगा। दांव बहुत बड़ा था। वह जमीन वर्षों से दोनों राज्यों के बीच विवाद का कारण थी। और यदि हम असफल रहे, अकबर ने पूछा, तो आपको सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि तर्कपुर की बुद्धि आगरा की शक्ति पर भारी है, वचनदेव ने कहा। और वह जमीन हमारी हो जाएगी। अकबर ने एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में न कोई डर था, न कोई घबराहट, बस एक शांत आत्मविश्वास। अकबर ने अपना निर्णय ले लिया। हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं, शहंशाह ने घोषणा की। अपनी पहली पहेली पेश कीजिए। पूरे दरबार की सांसें थम गईं। शब्दों का सबसे बड़ा महासंग्राम शुरू होने वाला था। अध्याय 2, पहली गांठ, जीवित और मृत का रहस्य। राजा वचनदेव ने अपनी पहली पहेली पेश की। उनकी आवाज में एक विजयी भाव था, मानो उत्तर असंभव हो। शहंशाह, मेरी पहली पहेली है, मेरे राज्य में जीवित बोलते नहीं और मृत बहुत कुछ बोलते हैं। बताइए वह क्या है? पहेली सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह विरोधाभासी और रहस्यमयी थी। जीवित कैसे नहीं बोलेंगे और मृत कैसे बोलेंगे? एक मौलवी ने कहा, शायद यह कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं जहां मुर्दे दफन हैं और उनकी कहानियां जीवित लोग सुनाते हैं। वचनदेव हंसे। नहीं मौलवी साहब, मेरे राज्य में जीवित लोग भी हैं जो नहीं बोलते। एक अन्य मंत्री ने कहा, यह जरूर कोई रहस्यमयी जादूटोना है। वचनदेव ने तिरस्कार से सिर हिलाया। तर्कपुर जादू में नहीं, तर्क में विश्वास करता है। अकबर ने अपने सभी नवरत्नों की ओर देखा, लेकिन सबके चेहरे पर उलझन थी। अंत में उनकी निगाहें बीरबल पर टिकीं। बीरबल, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह और राजा वचनदेव को सलाम किया और शांत स्वर में बोले, राजा साहब, आपकी पहेली गहरी है। गहरे प्रश्नों के उत्तर सतह पर नहीं मिलते। क्या आप मुझे इस गांठ को सुलझाने के लिए कल सुबह तक का समय देंगे? वचनदेव ने सोचा, यह समय मांग रहा है, मतलब इसके पास कोई जवाब नहीं है। वह मुस्कुराए, अवश्य राजा बीरबल, आप पूरी रात सोच सकते हैं। दरबार बर्खास्त हो गया। ईर्ष्यालु दरबारी कानाफूसी करने लगे, फंस गया बीरबल। अब कहाँ जाएगी इसकी हाजिर जवाबी?
उस शाम बीरबल ने अपने महल में बैठकर घंटों विचार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने एक सबसे चतुर और भरोसेमंद सेवक रामसिंह को बुलाया। रामसिंह, बीरबल ने कहा, तुम तुरंत तर्कपुर के शिविर में जाओ, जो शहर के बाहर ठहरा है। वहां किसी सेवक या सैनिक से दोस्ती करो। बस यह देखो और सुनो कि वे लोग अपने खाली समय में क्या करते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, वे किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। किसी भी छोटी से छोटी बात को नजरअंदाज मत करना। रामसिंह भेष बदलकर शिविर की ओर निकल गया। देर रात वह वापस लौटा। मालिक, उसने बताया, वे लोग अजीब हैं। वे आपस में ज्यादा बातें नहीं करते। हर कोई, चाहे सिपाही हो या सेवक, जब भी फुर्सत मिलती है एक छोटी या बड़ी पोथी निकालकर पढ़ने लगता है। उनके शिविर में किताबों का एक बड़ा संदूक है। वे अपनी तलवारों से ज्यादा अपनी किताबों की हिफाजत करते हैं। मैंने एक सैनिक से बात करने की कोशिश की तो उसने इशारा किया कि वह पढ़ने में व्यस्त है। बीरबल के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्हें अपनी पहेली का जवाब मिल गया था। अगली सुबह दरबार फिर से लगा। राजा वचनदेव अपने सिंहासन पर विजय भाव से बैठे थे। तो राजा बीरबल, उन्होंने व्यंग्य से पूछा, क्या रात भर की नींद ने आपकी बुद्धि को तेज किया? बीरबल मुस्कुराए, जी राजा साहब, आपकी पहेली का उत्तर मिल गया है। बीरबल ने इशारा किया और दो सेवक दरबार में एक बड़ी नक्काशीदार मेज लेकर आए। उस पर एक सुंदर रेशमी कपड़े से ढकी कोई चीज रखी थी। बीरबल ने कहा, राजा साहब, आपने कहा था कि आपके राज्य में जीवित बोलते नहीं। बीरबल ने दरबार के एक विद्वान पंडित की ओर इशारा किया। पंडित जी, क्या आप हमें तर्कपुर के भूमि कानूनों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? पंडित जी ने सिर झुका लिया। राजा बीरबल, मुझे खेद है, मुझे इस विषय का कोई ज्ञान नहीं है। बीरबल ने कहा, देखिए, एक जीवित ज्ञानी व्यक्ति भी चुप है। फिर बीरबल उस मेज के पास गए और उस पर से रेशमी कपड़ा हटा दिया। नीचे चमड़े की जिल्द वाली एक मोटी किताब रखी थी, जिस पर तर्कपुर का विधान लिखा था। यह किताब बीरबल ने रात में ही एक व्यापारी से मंगवाई थी। और आपने कहा था कि मृत बोलते हैं। बीरबल ने किताब को उठाते हुए कहा, इस किताब के लेखक आचार्य कौटिल्य द्वितीय 100 साल पहले गुजर चुके हैं। वह मृत हैं। लेकिन देखिए, बीरबल ने किताब खोली, वह आज भी अपने शब्दों के माध्यम से बोल रहे हैं और हमें तर्कपुर के हर कानून, हर नियम के बारे में बता रहे हैं। बीरबल ने किताब को वचनदेव के सामने रखते हुए अपना अंतिम जवाब दिया। राजा साहब, आपके राज्य में जीवित वे लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है या जो बोल नहीं रहे हैं, चुप रहते हैं, और मृत किताबों के लेखक अपनी किताबों के माध्यम से बहुत कुछ बोलते हैं। आपकी पहेली का उत्तर है एक पुस्तकालय या एक पुस्तक। पूरे दरबार में आश्चर्य मिश्रित प्रशंसा की लहर दौड़ गई। यह उत्तर इतना सरल, इतना तार्किक और इतना सटीक था कि उसे काटा नहीं जा सकता था। राजा वचनदेव का चेहरा उतर गया। उन्हें अपनी पहली हार स्वीकार करनी पड़ी। अद्भुत बीरबल, अद्भुत, अकबर ने प्रसन्नता से कहा। अब दूसरी पहेली पेश की जाए। अध्याय 3, दूसरी गांठ, परछाई का वजन। राजा वचनदेव अब और भी सतर्क हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल कोई साधारण दरबारी नहीं है। उन्होंने अपनी दूसरी पहेली पेश की, जो पहले से कहीं ज्यादा असंभव लग रही थी। शहंशाह, मेरी दूसरी पहेली एक कार्य है। मैं चाहता हूं कि आप अपने शाही हाथी गजरथ की परछाई का वजन करवाएं। वजन बिल्कुल सटीक होना चाहिए, न एक रत्ती कम न एक रत्ती ज्यादा। यह सुनकर तो दरबारियों ने अपना सिर पकड़ लिया। परछाई का वजन?
यह कैसी बेतुकी बात थी। परछाई तो कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, उसे कैसे तौला जा सकता है। एक मंत्री ने कहा, यह असंभव है। राजा वचनदेव हमारा उपहास कर रहे हैं। अकबर भी चिंतित हो गए। यह सवाल तर्क की सीमा से परे लग रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में शरारत की एक चमक थी। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, राजा वचनदेव, आपका कार्य बहुत दिलचस्प है। यह जरूर किया जाएगा। मुझे बस कुछ व्यवस्था करने की अनुमति चाहिए। वचनदेव ने व्यंग्य से कहा, पूरी सल्तनत आपकी मदद के लिए हाजिर है, राजा बीरबल। बस परछाई का वजन बता दीजिए। बीरबल ने शाही खजांची को एक बड़ा तराजू, कुछ भारी बाट और एक कुशल कारीगर को साथ लेकर यमुना के किनारे एक खुले मैदान में पहुंचने का आदेश दिया। शहंशाह, वचनदेव और पूरा दरबार भी वहां पहुंच गया। बीरबल ने हाथी गजरथ को मैदान के बीचों बीच खड़ा करवाया। दोपहर का सूरज ठीक सिर पर था और हाथी की एक गहरी, स्पष्ट परछाई जमीन पर बन रही थी। दरबारी हैरान थे कि बीरबल अब क्या करने वाले हैं। बीरबल ने कारीगर को बुलाया और उसे चाक से जमीन पर हाथी की परछाई की सटीक बाहरी रेखा खींचने का आदेश दिया। कारीगर ने बड़ी सावधानी से परछाई के चारों ओर एक लकीर खींच दी। अब जमीन पर हाथी की परछाई का एक सफेद खाका बन गया था। बीरबल राजा वचनदेव की ओर मुड़े और अत्यंत विनम्रता से बोले, राजा साहब, वजन करने के लिए सारी तैयारी पूरी है। तराजू हाजिर है, बाट हाजिर हैं। मैंने परछाई को चिह्नित भी कर दिया है। बस एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या? वचनदेव ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने मासूमियत से कहा, मैं और मेरे लोग इस परछाई को जमीन से उठाकर तराजू के एक पलड़े पर रखने में असमर्थ हैं। यह बहुत नाजुक काम है। चूंकि यह आपकी चुनौती है, तो क्या आप या आपके तर्कपुर के बुद्धिमान विशेषज्ञ कृपया इस चिह्नित परछाई को उठाकर तराजू पर रख देंगे। जैसे ही आप इसे एक पलड़े पर रखेंगे, मैं दूसरे पलड़े पर बाट रखकर इसका सटीक वजन बता दूंगा। यह सुनकर पहले तो सब चौंके और फिर पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। स्वयं शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल ने एक असंभव कार्य को वापस चुनौती देने वाले पर ही डाल दिया था। परछाई को उठाना उतना ही असंभव था जितना उसे तोलना। राजा वचनदेव का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। वह समझ गए कि बीरबल ने उनकी ही चुनौती से उन्हें मात दे दी है। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से एक बार फिर असंभव को संभव कर दिखाया था। उन्होंने समस्या को हल नहीं किया, उन्होंने समस्या को ही अप्रासंगिक बना दिया था। यह बुद्धि की एक शानदार जीत थी। अध्याय 4, तीसरी गांठ, सत्य का रंग। दो लगातार हार से राजा वचनदेव तिलमिला उठे थे। अब उन्होंने अपनी अंतिम और सबसे मुश्किल पहेली पेश की, जो भौतिक जगत से परे, दर्शन और मनोविज्ञान के दायरे में थी। शहंशाह, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मेरी अंतिम पहेली है, सत्य का रंग क्या होता है? यह प्रश्न तो पिछले दोनों से भी ज्यादा जटिल था। सत्य तो एक अमूर्त विचार है, एक अवधारणा है। उसका कोई रंग कैसे हो सकता है? दरबार में फिर से दार्शनिक बहस छिड़ गई। शाही इमाम ने कहा, सत्य का रंग सफेद है, पवित्रता और सादगी का प्रतीक। एक राजपूत सेनापति ने कहा, नहीं, सत्य का रंग केसरिया है, जो बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। एक व्यापारी ने कहा, मेरे लिए तो सत्य का रंग सुनहरा है, सोने की तरह खरा और कीमती। सब अपने अपने विश्वास और अनुभव के हिसाब से जवाब दे रहे थे, लेकिन कोई भी उत्तर सार्वभौमिक नहीं था। वचनदेव हर जवाब को एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ खारिज कर रहे थे।
अकबर ने एक बार फिर उम्मीद से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने आगे आकर कहा, राजा साहब, यह प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर दिखाने के लिए मुझे 1 सप्ताह का समय, शाही खजाने से 10,000 सोने की मुद्राएं और यह स्वतंत्रता चाहिए कि इस दौरान मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। यह एक अजीब मांग थी। 10,000 सोने की मुद्राएं। ईर्ष्यालु दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। यह पागल हो गया है। यह सल्तनत का पैसा लेकर भाग जाएगा। लेकिन अकबर को बीरबल पर अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा, तुम्हारी मांग स्वीकार की जाती है, बीरबल। हमें तुम्हारे उत्तर का इंतजार रहेगा। अगले 7 दिनों तक आगरा शहर में अजीब घटनाएं सघटने लगीं। बीरबल ने उन पैसों से शहर के सैकड़ों भाटों, अभिनेताओं और मुनादी करने वालों को काम पर लगा लिया। पहले दिन मुनादी करने वालों ने पूरे शहर में ढिंढोरा पीटा, शहंशाह का फरमान है। सत्य का रंग सफेद है। जो कोई यह मानेगा, उसे 1 सोने की मुहर इनाम में मिलेगी। सैकड़ों लोग इनाम के लालच में चिल्लाने लगे, सत्य सफेद है, सत्य सफेद है। दूसरे दिन ढिंढोरा पीटा गया, कल का फरमान गलत था। सत्य का असली रंग काला है। जो यह मानेगा, उसे 2 सोने की मुहरें मिलेंगी। अब वही लोग चिल्लाने लगे, सत्य काला है, सत्य काला है। इसी तरह हर दिन सत्य का रंग बदलता रहा, कभी लाल, कभी हरा, कभी नीला। और हर बार इनाम की रकम बढ़ती गई। सप्ताह के अंत तक पूरा शहर भ्रमित था। लोग पैसों के लिए किसी भी रंग को सत्य मानने को तैयार थे। 8वें दिन दरबार लगा। राजा वचनदेव को पूरा विश्वास था कि बीरबल के पास कोई जवाब नहीं होगा। बीरबल ने शहंशाह से निवेदन किया कि आगरा के मुख्य चौराहे से 100 अलग अलग लोगों को दरबार में बुलाया जाए। जब वे लोग आए तो बीरबल ने उनसे पूछा, बताओ, सत्य का रंग क्या है? दरबार में हंगामा मच गया। एक धोबी चिल्लाया, सत्य का रंग दूधिया सफेद है। एक सैनिक गर्जा, नहीं, सत्य का रंग खून की तरह लाल है। एक किसान बोला, सत्य तो फसलों की तरह हरा होता है। एक सुनार चीखा, मूर्खों, सत्य सोने की तरह पीला होता है। हर कोई उस रंग को सत्य बता रहा था जिसके लिए उसे सबसे ज्यादा पैसे मिले थे। जब हंगामा थोड़ा शांत हुआ तो बीरबल राजा वचनदेव की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। राजा साहब, आपने पूछा था कि सत्य का रंग क्या है। आपके सामने उत्तर है। उन्होंने दरबार में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, सत्य का कोई एक रंग नहीं होता। यह उस स्थिति, उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के लाभ पर निर्भर करता है जो उसे देख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों के लिए सत्य का रंग वही हो जाता है जो उनके लिए फायदेमंद हो। इसलिए सांसारिक सत्य बहुरंगी है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। बीरबल एक पल रुके और फिर बोले, लेकिन जो परम सत्य है वह इन सब रंगों से परे है। वह पानी की तरह रंगहीन है, पारदर्शी है। वह स्वयं कुछ नहीं दिखता, लेकिन अपने भीतर सब कुछ प्रतिबिंबित करने की क्षमता रखता है। उसे आप जो रंग दिखाना चाहें वह वैसा ही दिखने लगता है, पर उसका अपना कोई रंग नहीं होता। यह उत्तर सुनकर राजा वचनदेव निशब्द हो गए। बीरबल ने न केवल एक दार्शनिक प्रश्न का व्यावहारिक प्रदर्शन दिया था, बल्कि मानव स्वभाव की एक गहरी सच्चाई को भी उजागर कर दिया था। उन्होंने केवल अपनी बुद्धि नहीं, बल्कि अपनी समझ का भी परिचय दिया था। 3 पहेलियां, 3 गांठें सुलझ चुकी थीं। बीरबल ने तीनों में विजय प्राप्त की थी। लेकिन अभी अंतिम और सबसे खतरनाक चक्रव्यूह बाकी था। अध्याय 5, अंतिम चक्रव्यूह, शहंशाह का स्वप्न।
राजा वचनदेव बुरी तरह पराजित हो चुके थे, लेकिन उनके तरकश में अभी भी एक आखिरी जहरीला तीर बाकी था। यह तीर तर्क या पहेली का नहीं, बल्कि सीधे सीधे कूटनीति और छल का था। वह अपने सिंहासन से उठे और एक अत्यंत गंभीर और दुखी चेहरा बनाकर बोले, शहंशाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। राजा बीरबल वास्तव में दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उनकी बुद्धिमत्ता ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं अब आपसे कुछ छिपा नहीं सकता। दरबार में सब उत्सुक हो गए कि वह क्या कहने वाले हैं। वचनदेव ने कहा, कल रात जब मैं अपने शिविर में सो रहा था, मुझे एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में स्वयं शहंशाह हिंद मेरे पास आए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, राजा वचनदेव, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मेरा मन मोह लिया है। मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारा दरबार ही श्रेष्ठ है। इसलिए मैं अपनी हार मानते हुए दोआबजरीन का क्षेत्र तुम्हें सौंपता हूं। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक अविश्वसनीय रूप से धूर्त चाल थी। अगर अकबर कहते कि यह झूठ है, तो यह एक राजा के वचन को झूठा कहने जैसा होता, जो एक बड़ा अपमान था। वचनदेव कह सकते थे, मैं तो बस अपना स्वप्न बता रहा हूं, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? और अगर अकबर चुप रहते या मजाक में भी इसे मान लेते, तो वचनदेव इसे उनकी मौन स्वीकृति मानकर जमीन पर अपना दावा ठोक देते। अकबर क्रोध से भड़क उठे। यह सफेद झूठ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इससे पहले कि शहंशाह कुछ और कहते, बीरबल ने विनम्रता से उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। बीरबल के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक शरारती मुस्कान थी। वह राजा वचनदेव की ओर मुड़े और बोले, अरे, यह तो अद्भुत संयोग है, राजा साहब। कैसा संयोग? वचनदेव ने पूछा। उन्हें अपनी चाल सफल होती दिख रही थी। बीरबल ने उत्साहित होते हुए कहा, संयोग यह है कि कल रात शहंशाह सलामत को भी ठीक यही स्वप्न आया। उन्होंने भी मुझे सुबह बताया कि वह आपके शिविर में गए थे और आपने उनका भव्य स्वागत किया। स्वप्न में आपने कहा, जहां पनाह, मैं आपकी महानता और बीरबल की बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हूं कि मैं न केवल दोआबजरीन का क्षेत्र, बल्कि अपना पूरा तर्कपुर राज्य मुगल सल्तनत के अधीन करने का निर्णय लेता हूं। बीरबल एक पल रुके और फिर अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहां पनाह, तो इस खूबसूरत सपने को सच करने के लिए आपकी अधीनता स्वीकार करने की घोषणा करने ही वाले थे। लेकिन यह तो बहुत अच्छा हुआ कि राजा वचनदेव ने स्वयं ही अपने सपने का जिक्र कर दिया। तो राजा साहब, चलिए हम दोनों के सपनों को सच करते हैं। आप अधीनता की रस्म पूरी कीजिए, शहंशाह उसे स्वीकार करेंगे। अब चक्रव्यूह उल्टा घूम चुका था। बीरबल ने वचनदेव के झूठ को एक बड़े सच से ढक दिया था। अब वचनदेव फंस चुके थे। अगर वह कहते कि उनका सपना सच था, तो उन्हें बीरबल द्वारा बताया गया अकबर का सपना भी सच मानना पड़ता, जिसका अर्थ था अपना पूरा राज्य खो देना। और अगर वह यह स्वीकार करते कि उनका सपना झूठा था या महज एक मजाक था, तो वह भरे दरबार में एक झूठे और धोखेबाज राजा साबित होते। राजा वचनदेव का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी सारी चालाकी, सारा तर्क, सारा शब्दजाल एक ही वार में ध्वस्त हो गया था। बीरबल की हाजिर जवाबी ने उन्हें निरुत्तर कर दिया था। कांपते हुए स्वर में उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, वह तो बस एक सपना था। सपनों का क्या है? वे सच थोड़े ही होते हैं। बिल्कुल सही कहा, राजा साहब, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। सपने तो सपने होते हैं। अध्याय 6 शब्दों के साम्राज्य का बादशाह। राजा वचनदेव की हार पूरी हो चुकी थी। वह न केवल प्रतियोगिता हारे, बल्कि अपना सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा भी गवा बैठे।
उन्होंने शहंशाह अकबर से क्षमा मांगी और दोआबज़रीन का क्षेत्र बिना किसी शर्त के मुगल सल्तनत को सौंपने का पत्र लिख दिया। उस शाम जब वचनदेव का काफिला वापस तर्कपुर के लिए रवाना हो रहा था, शहंशाह अकबर और बीरबल किले की छत पर खड़े थे। अकबर ने एक गहरी, संतुष्ट सांस ली। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ी सल्तनत जमीन या सोने की नहीं, बल्कि बुद्धि और शब्दों की होती है। और उस सल्तनत के बादशाह तुम हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, मैं तो बस एक सेवक हूं। असली शक्ति तो आपके विश्वास में है, जो मुझे हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। अकबर मुस्कुराए। लेकिन बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी यह आती कहां से है? तुम हर बार सबसे मुश्किल गांठ को भी ऐसे कैसे सुलझा लेते हो जैसे वह ऊन का एक उलझा हुआ धागा हो? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर जवाब दिया, जो उनकी पूरी शख्सियत का सार था। आलमपनाह, हाजिर जवाबी केवल चतुराई नहीं है। यह 3 चीजों का संगम है। पहला, शांत मन। जब सब घबरा रहे हों, तब भी शांत रहना ताकि दिमाग सही दिशा में सोच सके। दूसरा, अवलोकन। समस्या को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसके हर पहलू को देखना, उसके पीछे छिपे इंसान और उसकी मंशा को समझना। और तीसरा, साहस। लीक से हटकर सोचने और उस सोच को सबके सामने रखने का साहस, भले ही वह पहली नजर में कितनी भी अजीब क्यों न लगे। शहंशाह अकबर अपने इस अनमोल रत्न को देखते रहे। उन्हें आज एक बार फिर एहसास हुआ कि बीरबल सिर्फ एक हाजिर जवाब दरबारी नहीं, बल्कि एक गहरा विचारक और जीवन का पारखी था। उसकी हाजिर जवाबी उसकी बुद्धि का सिर्फ एक छोटा सा प्रतिबिंब थी, जिसकी असली गहराई अथाह थी। और इसी गहराई ने मुगल सल्तनत को न केवल शक्ति, बल्कि सम्मान और अमर कीर्ति भी प्रदान की थी। निश्चित रूप से। प्रस्तुत है शहंशाह अकबर और बीरबल के अटूट रिश्ते, बुद्धिमत्ता और न्याय पर आधारित एक विस्तृत कहानी, लगभग शब्दों में। शहंशाह अकबर और बीरबल, सत्य की परछाई। अध्याय 1, एक नई सुबह और एक पुराना द्वेष। आगरा के किले की दीवारों से यमुना नदी की लहरें टकराकर एक शांत संगीत उत्पन्न कर रही थीं। भोर की पहली किरणें जब संगमरमर के झरोखों से छनकर दीवानयाम में प्रवेश कर रही थीं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को सलाम कर रही हो। शहंशाह अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, उनका चेहरा गहन चिंतन में डूबा हुआ था। उनके साम्राज्य की सीमाएं हिंदुकुश से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली थीं, और उनकी कीर्ति पूरे विश्व में गूंज रही थी। फिर भी एक विशाल साम्राज्य को चलाना फूलों की सेज नहीं थी। हर दिन नई चुनौतियां, नई समस्याएं और नए षड्यंत्र सिर उठाते थे। आज का दरबार भी सामान्य दिनों की तरह ही शुरू हुआ। विभिन्न सूबों के सूबेदार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे थे, व्यापारी अपनी समस्याएं बता रहे थे और फरियादी न्याय की गुहार लगा रहे थे। अकबर धैर्यपूर्वक सबकी बातें सुन रहे थे और अपने मंत्रियों से सलाह-मशविरा कर त्वरित निर्णय दे रहे थे। दरबार के नवरत्नों में शहंशाह के सबसे करीब उनके मित्र, सलाहकार और विश्वासपात्र राजा बीरबल बैठे थे। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और असाधारण समस्या समाधान क्षमता के लिए जाने जाते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से अकबर को एक अद्भुत मानसिक संबल मिलता था। जब भी कोई मामला अत्यंत जटिल हो जाता, अकबर की आंखें स्वतः ही बीरबल को ढूंढने लगतीं। लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में हर कोई बीरबल की इस निकटता और प्रभाव से प्रसन्न नहीं था। कई मंत्री और सेनापति, जो वर्षों से मुगल सल्तनत की सेवा कर रहे थे, एक साधारण ब्राह्मण की इस असाधारण उन्नति से मन ही मन जलते थे। उनमें सबसे प्रमुख था मीर बख्शी, सेना प्रमुख ज़मान खान।
जमान खान एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार था, लेकिन उसका हृदय महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या की आग में जल रहा था। उसे लगता था कि शहंशाह के सबसे करीबी सलाहकार का पद उसका होना चाहिए था, न कि किसी भाट का जो अपनी बातों से शहंशाह का मनोरंजन करता था। आज दरबार में एक ऐसा ही मौका आया। काबुल के सूबेदार ने खबर भेजी कि सरहदी कबीलों में अशांति बढ़ रही है और उन्हें नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सैन्य बल और धन की आवश्यकता है। जमान खान तुरंत खड़ा हुआ और बोला, आलमपनाह, यह एक गंभीर मामला है। हमें तुरंत एक बड़ी फौज काबुल भेजनी चाहिए और विद्रोहियों का सिर कुचल देना चाहिए। इसमें विलंब करना सल्तनत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। कई अन्य दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। माहौल में एक तनावपूर्ण गंभीरता छा गई। अकबर ने अपनी अनुभवी आंखों से सबको देखा और फिर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मीर बख्शी साहब की चिंता वाजिब है। सल्तनत की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन हर समस्या का समाधान तलवार नहीं होती। हमें यह समझना होगा कि ये कबीले अशांत क्यों हैं। क्या उनकी कोई वाजिब मांग है? क्या पड़ोसी सल्तनत उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रही है? फौज भेजने से पहले यदि हम एक दूत भेजकर मामले की तह तक पहुंचें, तो हो सकता है कि समस्या बिना खून खराबे के ही सुलझ जाए। इससे हमारे सैनिक भी सुरक्षित रहेंगे और खजाने पर बोझ भी कम पड़ेगा। बीरबल की बात में तर्क था। अकबर को यह सुझाव अधिक विवेकपूर्ण लगा। उन्होंने कहा, बीरबल की बात में दम है। हम पहले एक जांच दल भेजेंगे। जमान खान, तुम एक योग्य अधिकारी का चयन करो जो इस दल का नेतृत्व करेगा। जमान खान का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। बीरबल ने एक बार फिर उसकी सलाह को काट दिया था। उसने मन ही मन प्रण किया कि वह बीरबल को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह शहंशाह के सामने मुंह खोलने के काबिल नहीं रहेगा। यह केवल ईर्ष्या नहीं थी, यह उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। उसे लगा कि जब तक बीरबल है, वह कभी भी शहंशाह का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति नहीं बन पाएगा। दरबार समाप्त होने के बाद जमान खान सीधे अपने महल गया और अपने कुछ विश्वासपात्रों को बुलाया। इनमें शामिल थे शाही खजांची दिलावर हुसैन और उलेमाओं के एक प्रभावशाली गुट का नेता मुल्ला दोपियाजा का भतीजा कासिम बेग। जमान खान ने गरजते हुए कहा, तुम सबने देखा, उस ब्राह्मण ने आज फिर मेरी बात काट दी। शहंशाह उसकी बातों में ऐसे आते हैं जैसे कोई जादू कर दिया हो। अगर यही चलता रहा तो एक दिन हम सब उसकी जूतियां उठाते नजर आएंगे। दिलावर हुसैन, जो अपनी चापलूसी और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, बोला, खान साहब, आप सही कहते हैं। उस बीरबल की वजह से मेरे कई काम रुक गए हैं। वह हर चीज में अपनी नाक घुसाता है। कासिम बेग, जो अकबर की उदार धार्मिक नीतियों से चिढ़ता था, ने कहा, वह काफिर तो शहंशाह को दीन-ए-इलाही जैसे गुमराह करने वाले रास्ते पर ले जा रहा है। इस्लाम खतरे में है। हमें कुछ करना होगा। जमान खान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। करना होगा, और बहुत जल्द करना होगा। लेकिन इस बार कोई छोटी मोटी चाल नहीं। इस बार हम एक ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे जिससे बीरबल तो क्या, स्वयं शहंशाह भी उसे नहीं बचा पाएंगे। हम उसे शहंशाह की नजरों में ही नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत की नजरों में गिरा देंगे। तीनों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र की नींव रखी। एक ऐसा षड्यंत्र जो दोस्ती, विश्वास और न्याय की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। अध्याय 2, चक्रव्यूह की रचना। अगले कुछ सप्ताह शांति से बीते, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी।
जमान खान और उसके साथी अपने षड्यंत्र को बुनने में लगे थे। उन्होंने फैसला किया कि बीरबल पर कोई सीधा हमला करने के बजाय उसे भ्रष्टाचार के एक ऐसे मामले में फंसाया जाए जिससे उसकी ईमानदारी और प्रजा के प्रति उसकी निष्ठा दोनों पर सवाल उठें। उन दिनों आगरा के पास गरीबों और यात्रियों के लिए एक विशाल सराय, धर्मशाला और एक कुएं का निर्माण कार्य चल रहा था। इस परियोजना की देखरेख की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी गई थी, क्योंकि अकबर चाहते थे कि यह काम पूरी ईमानदारी से हो और पैसा सही जगह लगे। यह जमान खान के लिए एक सुनहरा मौका था। उसने खजांची दिलावर हुसैन को बुलाया। दिलावर, जमान खान ने कहा, सराय के निर्माण के लिए शाही खजाने से जो रकम जारी की गई है उसका पूरा हिसाब किताब तुम्हारे पास है। जी खान साहब, हर पाई का हिसाब है। बहुत खूब। अब तुम वही करोगे जो मैं कहता हूं। तुम हिसाब किताब के बही खातों में कुछ इस तरह हेरफेर करो कि ऐसा लगे कि जारी की गई रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मान लो 20,000 सोने की मुद्राएं, बीरबल ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए निकाल ली हैं। दिलावर हुसैन का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन खान साहब, यह बहुत बड़ा जोखिम है। अगर जांच हुई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। जमान खान हंसा। अरे बेवकूफ, जांच कौन करेगा? शहंशाह, जब हम उन्हें पुख्ता सबूत दिखाएंगे तो वह खुद बीरबल को दोषी मान लेंगे। तुम्हें बस बही खातों में हेरफेर करना है। मैं कुछ जाली रसीदें और दस्तावेज तैयार करवा रहा हूं जिनसे यह साबित होगा कि बीरबल ने वह रकम अपने नाम पर कुछ जमीनें खरीदने में खर्च की है। जब सारे सबूत बीरबल के खिलाफ होंगे तो तुम्हारी तरफ कौन देखेगा? उल्टा इस काम के इनाम में तुम्हें उन 20,000 मुद्राओं में से 5,000 मिलेंगी। सोने की मुद्राओं का लालच दिलावर हुसैन के डर पर हावी हो गया। वह इस खतरनाक खेल के लिए तैयार हो गया। अगले चरण में कासिम बेग ने अपना काम शुरू किया। उसने अपने लोगों के माध्यम से शहर में धीरे धीरे यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि गरीबों के लिए बन रही सराय का पैसा कोई बड़ा अधिकारी खा रहा है। निर्माण कार्य धीमा पड़ गया है और मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। यह अफवाहें आग की तरह फैलीं और जल्द ही आम जनता में एक असंतोष पनपने लगा। लोग बीरबल का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन शक की सुई उसी की तरफ घूम रही थी क्योंकि परियोजना उसी के अधीन थी। एक सप्ताह बाद जब जमान खान को लगा कि जमीन तैयार हो चुकी है, उसने अपना अंतिम दांव खेला। वह कुछ अन्य दरबारियों के साथ, जिन्हें उसने अपने पक्ष में कर लिया था, शहंशाह अकबर के निजी कक्ष दीवाने खास में पहुंचा। आलमपनाह, हम बहुत भारी मन से आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं, जमान खान ने बेहद गंभीर और दुखी चेहरा बनाकर कहा। अकबर चिंतित हो गए। क्या बात है जमान खान, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? जहां पनाह, यह सल्तनत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। एक ऐसा धोखा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जमान खान ने दिलावर हुसैन को इशारा किया। दिलावर हुसैन कांपते हाथों से बही खातों का एक पुलिंदा लेकर आगे बढ़ा। शहंशाह सलामत, यह सराय परियोजना का हिसाब है। इसकी जांच करने पर हमें पता चला है कि इसमें से 20,000 सोने की मुद्राओं का गबन हुआ है। अकबर की त्योरियां चढ़ गईं। क्या? यह कैसे हो सकता है? इस परियोजना की निगरानी तो स्वयं बीरबल कर रहा है। जहां पनाह, यही तो दुख की बात है, जमान खान ने गहरी सांस लेकर कहा। सारे सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। उसने वे जाली दस्तावेज अकबर के सामने रख दिए जिनमें दिखाया गया था कि बीरबल ने हाल ही में शहर के बाहर एक बड़ी जागीर खरीदी थी और उसकी कीमत भी लगभग उतनी ही थी जितनी रकम गायब हुई थी। अकबर ने अविश्वास से उन कागजों को देखा। उनका सिर चकरा गया।
बीरबल, उनका बीरबल जो सोने चांदी को मिट्टी समझता था, ऐसा घिनौना काम कर सकता है। उनका हृदय यह मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सबूत इतने पुख्ता लग रहे थे कि उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। बही खातों में हेरफेर, जाली रसीदें और उसी समय खरीदी गई जागीर, यह सब एक सोची समझी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन अकबर के लिए यह बीरबल का अपराध लग रहा था। बीरबल को तुरंत पेश किया जाए, अकबर ने भारी आवाज में आदेश दिया। अध्याय 3 आरोपों का घेरा और शहंशाह का धर्म संकट। जब सिपाहियों ने बीरबल को सूचित किया कि शहंशाह ने उन्हें तुरंत दीवाने खास में तलब किया है, तो बीरबल को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कोई जरूरी राजकीय मामला होगा। वह सहज भाव से अकबर के समक्ष उपस्थित हुए, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह चौंक गए। शहंशाह का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उनकी आंखों में वह स्नेह नहीं था जो बीरबल देखने के आदी थे। जमान खान और उसके साथी विजेता की मुस्कान के साथ खड़े थे। माहौल में एक बर्फीला सन्नाटा था। बीरबल, अकबर की आवाज में एक अनजाना रूखापन था। क्या तुम जानते हो कि गरीबों की सराय के खजाने से 20,000 सोने की मुद्राएं गायब हैं? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। मैंने तो कल ही मजदूरों के भुगतान के लिए खजांची को आदेश भेजा था। झूठ, जमान खान बीच में ही बोल पड़ा। शहंशाह, यह रहा सबूत। उसने वे बही खाते और जाली दस्तावेज बीरबल के सामने फेंक दिए। यह तुम्हारी ही दस्तखत वाली रसीदें हैं जिनसे तुमने खजाने से पैसा निकाला, और यह रही तुम्हारी नई जागीर के कागजात जिसे तुमने उसी पैसे से खरीदा है। बीरबल ने उन कागजों को उठाया। एक नजर में ही वह समझ गए कि यह एक गहरी साजिश है। दस्तखत उनके जैसे ही थे, लेकिन जाली थे। बाकी सब कुछ इतनी सफाई से किया गया था कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। वह समझ गए कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने अकबर की ओर देखा, जिनकी आंखों में गुस्सा, निराशा और एक अजीब सी पीड़ा का भाव था। जहां पनाह, बीरबल ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, मैं बस इतना कह सकता हूं कि ये आरोप झूठे हैं। मैंने सल्तनत के खजाने से एक पाई भी नहीं ली है। यह मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र, अकबर गरजे। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, बीरबल। बही खाते झूठ नहीं बोलते। ये रसीदें झूठ नहीं बोलती। क्या यह जागीर तुमने नहीं खरीदी? जहां पनाह, जागीर मैंने खरीदी है, यह सच है। लेकिन अपनी निजी बचत के पैसों से, जिसकी पाई पाई का हिसाब मेरे पास है। सल्तनत के धन से उसका कोई लेना देना नहीं है। जमान खान ने मौका देखकर आग में घी डाला। देखिए आलम पनाह कैसे सफेद झूठ बोल रहा है। इसकी निजी बचत इतनी कहां से आ गई कि यह 20,000 मुद्राओं की जागीर खरीद ले? यह सब प्रजा का पैसा है, गरीबों का पैसा है। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर एक भयानक धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ उनका दिल था जो कहता था कि बीरबल निर्दोष है। उनका 20 साल का साथ, बीरबल की निस्वार्थ सेवा, उसकी ईमानदारी, यह सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि बीरबल ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक राजा का कर्तव्य था। सबूत, गवाह, चाहे झूठे ही क्यों न हो, और जनता में फैलता असंतोष, एक शासक इन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। अगर वह सिर्फ अपने व्यक्तिगत विश्वास पर बीरबल को छोड़ देते तो उन पर पक्षपात का आरोप लगता। लोग कहते कि शहंशाह अपने चहेते के लिए न्याय को भी ताक पर रख देते हैं। अकबर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके लिए यह निर्णय लेना अग्निपरीक्षा से कम नहीं था। कुछ देर के मौन के बाद उन्होंने एक भारी मन से फैसला सुनाया।
बीरबल, तुम्हारे खिलाफ लगे आरोप अत्यंत गंभीर हैं। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और सच सामने नहीं आ जाता, तुम्हें तुम्हारे सभी पदों और जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। तुम्हें महल में ही नजरबंद रखा जाएगा। यह सुनते ही ज़मान खान और उसके साथियों के चेहरों पर विजय की क्रूर मुस्कान फैल गई। बीरबल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बस अपना सिर झुकाया, शहंशाह को सलाम किया और चुपचाप सिपाहियों के साथ चले गए। उस दिन अकबर रात भर सो नहीं सके। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने अपने ही शरीर का कोई अंग काट दिया हो। क्या उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ अन्याय किया, या उन्होंने एक भ्रष्ट दरबारी को सजा देकर राजा का धर्म निभाया? यह सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अध्याय 4, अंधेरे में एक किरण। बीरबल को उनके महल में नजरबंद कर दिया गया था। बाहर पहरेदार थे और किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। ज़मान खान खुश था। उसे लगा कि उसने बीरबल को हमेशा के लिए शहंशाह से दूर कर दिया है। अब बस कुछ दिन और फिर शहंशाह बीरबल को देश निकाला दे देंगे, या इससे भी कड़ी सजा। लेकिन वे बीरबल की क्षमता को कम आंक रहे थे। बीरबल शारीरिक रूप से कैद थे, लेकिन उनका दिमाग आजाद था। वह जानते थे कि वह निर्दोष हैं और उन्हें खुद को साबित करना होगा। जेल में बैठकर विलाप करने के बजाय उन्होंने सोचना शुरू किया। षड्यंत्र किसने रचा होगा? पहला नाम ज़मान खान का ही दिमाग में आया। उसकी ईर्ष्या किसी से छिपी नहीं थी। खजांची दिलावर हुसैन भी जरूर मिला होगा, क्योंकि बही खातों में हेरफेर उसके बिना संभव नहीं था। और अफवाहें फैलाने का काम कासिम बेग जैसे कट्टरपंथी ही कर सकते थे। लेकिन यह सब केवल अनुमान था। उन्हें सबूत चाहिए थे, ठोस सबूत। नजरबंदी के बावजूद बीरबल के कुछ वफादार सेवक थे जो उन तक पहुंच सकते थे। उनमें से एक था उनका पुराना सेवक राम भरोसे। बीरबल ने राम भरोसे को एक रात चुपके से बुलाया। राम भरोसे, बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, मेरा जीवन और सम्मान अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करने होंगे, लेकिन बहुत सावधानी से। हुक्म कीजिए मालिक। यह जान भी आपके लिए हाजिर है, राम भरोसे ने भावुक होकर कहा। बीरबल ने उसे समझाया, सबसे पहले तुम शहर के उन सभी बड़े जौहरियों और साहूकारों के पास जाओ जिनसे मैंने पिछले कुछ सालों में अपनी बचत का पैसा उधार पर लगवाया था। उनसे वे सभी रसीदें और पत्र लेकर आओ जो यह साबित कर सकें कि मेरे पास जागीर खरीदने के लिए पर्याप्त धन पहले से मौजूद था। दूसरा, दिलावर हुसैन के घर और उसके क्रियाकलापों पर नजर रखो। वह अचानक अमीर हुआ होगा। देखो कि वह कहाँ पैसा खर्च कर रहा है, किससे मिल रहा है। उसके नौकरों से दोस्ती करो, शायद कोई सुराग मिल जाए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सराय निर्माण स्थल पर जाओ। वहां के मजदूरों और मिस्त्रियों से बात करो। पता करो कि अफवाहें किसने फैलानी शुरू की और क्या उन्हें वाकई समय पर भुगतान नहीं मिल रहा था। राम भरोसे ने बीरबल के निर्देशों को ध्यान से सुना और अंधेरे में गायब हो गया। इधर महल में अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बीरबल के बिना दरबार सूना लगता था। कोई भी जटिल मामला आता तो उन्हें बीरबल की कमी खलती। ज़मान खान और उसके साथी हर मौके पर बीरबल के खिलाफ उनके कान भरते रहते, लेकिन अकबर के मन में शक का एक बीज पनप चुका था। उन्हें लग रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है। एक दिन अकबर भेष बदलकर शहर का हाल जानने निकले। उन्होंने लोगों को सराय के बारे में बात करते सुना। कुछ लोग बीरबल को कोस रहे थे, लेकिन एक बूढ़े मजदूर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि राजा बीरबल ऐसा कर सकते हैं। जब तक वह यहाँ आते थे, हमें हमारा पूरा मेहनताना समय पर मिलता था।
जब से उनका आना बंद हुआ है, ठेकेदार हमें आधा अधूरा पैसा दे रहा है। यह सुनकर अकबर का शक और गहरा हो गया। अगर बीरबल ने पैसा चुराया होता तो मजदूरों का भुगतान पहले रुकना चाहिए था, न कि उसके नजरबंद होने के बाद। उसी रात अकबर ने भी एक साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे वफादार जासूस मुस्तफा को बुलाया, जिसे बीरबल के अलावा कोई नहीं जानता था। मुस्तफा, अकबर ने कहा, मुझे इस पूरे मामले पर शक है। मैं चाहता हूं कि तुम जमान खान, दिलावर हुसैन और कासिम बेग पर नजर रखो। उनकी हर गतिविधि, हर मुलाकात की खबर मुझे मिलनी चाहिए। सच जो भी हो वह मेरे सामने आना चाहिए। अब दो मोर्चों पर जांच शुरू हो चुकी थी। एक तरफ बीरबल का वफादार सेवक राम भरोसे और दूसरी तरफ शहंशाह का गुप्त जासूस मुस्तफा। षड्यंत्रकारियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके बुने जाल के धागे अब धीरे धीरे उधड़ने लगे थे। अध्याय 5, सच की परतें। राम भरोसे ने दिन रात एक कर दिया। वह जौहरियों से मिला और वे सभी सबूत इकट्ठा कर लिए जिनसे यह साबित होता था कि बीरबल ने अपनी आय को सही तरीके से निवेश किया था और उनके पास जागीर खरीदने के लिए वैध धन था। फिर उसने दिलावर हुसैन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने पता लगाया कि दिलावर ने हाल ही में अपनी बेटी की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया था और शहर के सबसे महंगे इलाके में एक नया आलीशान घर खरीदा था। यह उसकी सामान्य आय से कहीं ज्यादा था। राम भरोसे ने दिलावर के एक असंतुष्ट नौकर से दोस्ती की और उसे कुछ इनाम का लालच दिया। उस नौकर ने बताया कि कुछ हफ्ते पहले जमान खान रात के अंधेरे में दिलावर से मिलने आया था और उसके बाद से ही दिलावर के पास बहुत पैसा आ गया है। उसने यह भी सुना था कि दिलावर ने अपने किसी रिश्तेदार को 5,000 सोने की मुद्राएं भेजी थीं। यह एक बहुत बड़ा सुराग था। तीसरी तरफ सराय के मजदूरों ने भी इस बात की पुष्टि की कि उन्हें भुगतान में कटौती बीरबल के हटाए जाने के बाद शुरू हुई थी। ठेकेदार, जो जमान खान का आदमी था, अब पैसा खा रहा था। राम भरोसे ने यह सारी जानकारी बीरबल तक पहुंचाई। बीरबल अब तस्वीर को साफ साफ देख सकते थे। उनके पास अपनी बेगुनाही के सबूत थे, लेकिन जमान खान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए यह काफी नहीं था। उन्हें एक ऐसा अकाट्य प्रमाण चाहिए था जिसे जमान खान नकार न सके। उधर अकबर के जासूस मुस्तफा ने भी अपनी रिपोर्ट दी। उसने बताया कि जमान खान, दिलावर हुसैन और कासिम बेग अक्सर रात में गुप्त बैठकें करते हैं। मुस्तफा ने उनकी एक बातचीत छिपकर सुन ली थी, जिसमें वे जश्न मना रहे थे कि बीरबल का किस्सा खत्म हो गया और अब वे शहंशाह को अपने इशारों पर नचाएंगे। यह सुनकर अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। उनके सबसे भरोसेमंद सेनापति ने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त पर अविश्वास करके कितना बड़ा पाप किया था। लेकिन अकबर एक बुद्धिमान शासक थे। वह जानते थे कि व्यक्तिगत रूप से जमान खान को दंड देना आसान है, लेकिन इस षड्यंत्र को पूरी तरह से बेनकाब करना और दरबार में छिपे सभी गद्दारों को सामने लाना जरूरी है। वह चाहते थे कि बीरबल की बेगुनाही उसी दरबार में साबित हो जहां उसे अपमानित किया गया था। उन्होंने मुस्तफा को एक योजना समझाई और उसे बीरबल तक एक गुप्त संदेश पहुंचाने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में मुस्तफा एक गुप्त रास्ते से बीरबल के महल में दाखिल हुआ। उसने बीरबल को शहंशाह का संदेश दिया। संदेश पढ़कर बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शहंशाह को सत्य का आभास हो गया था। अब बस इस नाटक के अंतिम पर्दे को गिराना बाकी था। बीरबल ने मुस्तफा के माध्यम से अकबर को अपनी योजना का उत्तर भेजा। दोनों मित्र, एक कैद में और एक सिंहासन पर,
अब एक साथ मिलकर न्याय की अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। अध्याय 6 दीवान-ए-आम में अंतिम न्याय। अगले दिन शहंशाह अकबर ने एक विशेष दरबार का आयोजन किया। सभी नवरत्न मंत्री, सेनापति और अमीर उमरा उपस्थित थे। जमान खान और उसके साथी भी सीना चौड़ा करके बैठे थे, यह सोचकर कि आज बीरबल को अंतिम सजा सुनाई जाएगी। अकबर सिंहासन पर बैठे और एक गंभीर घोषणा की, आज हम बीरबल के मामले में अंतिम फैसला सुनाएंगे। बीरबल को दरबार में पेश किया जाए। हथकड़ियों में जकड़े बीरबल को दरबार में लाया गया। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक आत्मविश्वास की चमक थी। जमान खान खड़ा हुआ, आलमपनाह, अब और क्या सबूत चाहिए? यह साबित हो चुका है कि यह व्यक्ति एक चोर और गद्दार है। इसे सल्तनत के कानून के अनुसार मौत की सजा दी जानी चाहिए। अकबर ने जमान खान की ओर देखा और कहा, जमान खान, तुम्हारी वफादारी प्रशंसनीय है, लेकिन फैसला सुनाने से पहले मैं बीरबल को अपनी सफाई में कुछ कहने का एक अंतिम अवसर देना चाहता हूं। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। जमान खान हंसा, अब यह कहानियों से अपनी जान बचाएगा। अकबर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। सुनाओ बीरबल, क्या कहानी है? बीरबल ने कहना शुरू किया, एक बार एक बहुत धनी व्यापारी था। उसके पास एक बहुत ही कीमती हीरा था, जो उसे अपनी जान से भी प्यारा था। उसने हीरे की सुरक्षा के लिए एक लोहार से एक बहुत मजबूत तिजोरी बनवाई। उसने एक सुनार को हीरे की परख करने के लिए रखा और एक चौकीदार को तिजोरी की रक्षा के लिए। लेकिन व्यापारी यह नहीं जानता था कि लोहार, सुनार और चौकीदार तीनों की नीयत खराब थी। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। लोहार ने रात में आकर तिजोरी का ताला इस तरह खोला कि किसी को पता न चले। सुनार ने असली हीरे की जगह वैसा ही दिखने वाला एक नकली कांच का टुकड़ा रख दिया। और चौकीदार ने शोर मचा दिया कि चोरी हो गई है। जब व्यापारी आया तो तिजोरी बंद थी, लेकिन अंदर हीरा नकली था। सबने मिलकर व्यापारी के एक पुराने वफादार मुनीम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, क्योंकि मुनीम के पास तिजोरी की एक चाबी रहती थी। कहानी सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। जमान खान और दिलावर हुसैन के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वे समझ गए थे कि कहानी का इशारा किधर है। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, मैं वही मुनीम हूं जिस पर चोरी का इल्जाम लगा है। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि असली चोर कौन है। बीरबल ने राम भरोसे को इशारा किया। राम भरोसे उन सभी जौहरियों और निश्चित रूप से प्रस्तुत है शहंशाह अकबर के शाही अंदाज और बीरबल के अद्वितीय जवाबों पर आधारित एक विस्तृत कहानी, लगभग शब्दों में। अकबरी अंदाज, बीरबली जवाब। अध्याय 1 शहंशाह का असंतोष और एक अनकहा प्रश्न। वह सल्तनते मुगलिया का स्वर्ण काल था। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था, जिसकी दीवारें अनगिनत विजयों और समृद्धियों की मूक गवाह थीं। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य विशाल और सुरक्षित था। विद्रोह शांत हो चुके थे, खजाना भरा हुआ था और प्रजा मोटे तौर पर सुखी थी। कला, संगीत और साहित्य अपने चरम पर थे। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास में हर दिन ज्ञान और नीति की चर्चाएं होती थीं। लेकिन इस अपार सफलता और शांति के बीच स्वयं शहंशाह अकबर के मन में एक अजीब सा खालीपन, एक गहरा असंतोष घर कर रहा था। वह युद्ध के मैदानों के रोमांच को पीछे छोड़ आए थे। प्रशासनिक चुनौतियां उनके कुशल मंत्रियों और सूबेदारों द्वारा सुलझा ली जाती थीं।
उन्हें अब वह चुनौती नहीं मिल रही थी जो उनके विशाल व्यक्तित्व और उनकी प्रखर बुद्धि को झकझोर सके। वह अक्सर रात में किले के झरोखों में खड़े होकर सितारों को देखते और सोचते, क्या यही है महानता? क्या सिर्फ एक विशाल साम्राज्य पर शासन करना ही अकबर आज़म होने का प्रमाण है, या इसका कोई और गहरा अर्थ है? यह प्रश्न उनके अकबरी अंदाज का ही एक हिस्सा था। उनका अंदाज सिर्फ भव्यता और शक्ति का नहीं था, बल्कि निरंतर ज्ञान की खोज, सत्य को कुरेदने और अस्तित्व के बड़े सवालों से जूझने का भी था। एक शाम जब दीवाने खास में संगीत की महफिल जमी थी और तानसेन के सुर हवा में जादू घोल रहे थे, अकबर का मन कहीं और था। उन्होंने अचानक संगीत रुकवा दिया। महफिल में सन्नाटा छा गया। बीरबल, शहंशाह